नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ेंगे। जो ये घटना चक्र बुक है, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे में आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुए, जितने भी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए, सबका इसमें क्वेश्चन है जो कि, और क्वेश्चन के साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन का। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है। अगर अभी तक रिपीट मोड में आप देखिएगा तो इसमें आज जो घटना चक्र शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि इस टॉपिक से अभी तक कितना क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे यहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो सारा इसका टॉपिक वाइज, इसका घटना चक्र का हम लोग आज पूरा कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे, इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। हमारा ये आधुनिक भारत का पहला ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। औपनिवेशिक शासन की सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने की तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, पहले इसका हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार शाह शुजा शाहजहां का दूसरा बेटा ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 300 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था तथा अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुगली। हम लोग को क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ये बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो क्या कौन सा कारखाना खोला था? इसका हम लोग ऑप्शन है मसूलीपट्टनम। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला था। कहाँ खोला था? अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्ति में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का हुआ था। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहला कौन सा कंपनी का आगमन हुआ था भारत में? वहाँ तो पुर्तगाली का हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो आंसर मसूलीपट्टनम। आगे देखते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत का जो समुद्री मार्ग किसने खोज की थी? तो इसका देखते हैं, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, जो एक पुर्तगाली नाविक था। जो वास्को डी गामा था दोस्तों, इससे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से जो भारत आया था तो वो क्या था? तो एक पुर्तगाली नाविक था जो नाव के द्वारा हमारे भारत को प्रवेश किया था। वह अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह
कपक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, ने उसका स्वागत किया। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत आए कालीकाट बंदरगाह के पास, तो सबसे पहले उनका स्वागत कौन किया? तो स्वागत करने वाला जो था वहाँ का शासक का क्या नाम था? जो उसका शासक का अगर पूछे वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था, वहाँ के शासक का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा जमोरिन, जो कि वहाँ स्थानीय शासक था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। आगे देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज कब की गई थी? तो दोस्तों इसका यहाँ हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं क्या लिखा है, तब उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ ऑप्शन की तरफ जाएंगे। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जो पुर्तगाल नाविक था वास्को डी गामा, वो भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई 1498। और अमेरिका का जो समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वो कोलंबस ने किया था। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी, तो किसने की थी? अभी हम लोग पढ़े हैं पुर्तगालियों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेन 15 अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणाम क्या हुआ? भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं दीव मुक्त करा लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीयों ने पुर्तगालियों से दमन और दीव कब छुड़ा लिया था? तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव मुक्त करा लिया तथा तीनों को सम्मिलित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां प्रांत बनाया गया। अब दोस्तों क्वेश्चन तरफ एक देखते हैं। दोस्तों इस तरह पढ़ाने का मोटिव यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका जो हम लोग एक्सप्लेन को पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका एक्सप्लेन की तरफ जाके देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको लगाते हैं। पहला फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत 1961। अभी हम लोग दोस्तों तुरंत यहाँ पढ़े हैं 19 दिसंबर 1961 को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? जो पुर्तगाल था वो गोवा पे कब्जा कब किया था? तो दोस्तों एक बार ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले एक बार इसका एक एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों यहाँ आपका आंसर आ गया। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे पे कर लिया था। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि पुर्तगाली वायसराय का क्या नाम है? तो क्या नाम था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और जो कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह,
उसको हराकर गोवा पर अपने कब्जे कर लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अल्फांसो जो था वो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को से क्या हराकर अपने कब्जे में मिला लिया, तो गोवा को। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े 1510 ईस्वी को, ऑप्शन सी। इसका आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। कौन सा खोजकर्ता जो भारत आना चाहता था लेकिन गलती से वो अमेरिका के तट पहुंच गया था। तो पहले हम लोग इसका एक्सप्लेन करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर निकलता है, उसके बाद हम लोग आंसर तरफ जाएंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था। जो क्रिस्टोफर द कोलंबस वो स्पेन का नाविक था। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा ही बनेगा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का नाविक था, तो स्पेन का था, जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। ये गलती, ये खोजने तो भारत को निकला था दोस्तों, लेकिन ये गलती से खुद अमेरिका के अटलांटिक महासागर से भ्रमित होकर ये अमेरिका के तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था, तो कौन था ये, क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखिए, आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप बस सुनते जाइए, आपको पूरा का पूरा इसका टॉपिक वाइज आपको याद हो जाएगा। और अगर आप 2 बार इसको 2 से 3 बार रिपीट मोड में आप इसको वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरी तरह ये क्लियर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित कहाँ किया था, तो हम लोग देखते हैं पहले इसका एक्सप्लेन, हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन को लगाएंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास किसका था, तो कैप्टन हॉकिंस का था। दोस्तों अब ऑप्शन हम लोग जाते हैं, अगर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अभी हम लोग तुरंत दोस्तों पढ़ें, इसका पहला आंसर हो जाएगा डी, सूरत। अगला देखते हैं। डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो कहाँ पे कब किया था, कौन सा ईस्वी में, तो इसका हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेन को, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को इसी से पढ़ कर लगाएंगे। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को, दोस्तों आंसर आ गया यहाँ पे 1877, भारत की महारानी घोषित किया गया था। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया, ऑप्शन सी 1877 को। अगला देखते हैं। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप पर चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेन। ईस्ट इंडिया कंपनी को
प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें से एक निदेशक, एक उप निदेशक और 24 सदस्य होते थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कहाँ पे लड़ा गया था? तो हम लोग पहले इसका आंसर तो ए मद्रास, बट हम लोग इसका एक्सप्लेन हम लोग जब करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन के साथ साथ इसमें से कई क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल जाता है। इसलिए हम लोग थ्योरी जरूर पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग वापस फिर क्वेश्चन पढ़ के अगर आंसर लगाएंगे तो इसमें हमको पूरा दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये हुआ, और एक क्वेश्चन से हम लोग का कई क्वेश्चन बनता है उससे। इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सही है, क्योंकि एक हम अगर 2 से 3 बार अगर आपको क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ आंसर बोलेंगे तो आपको रिपीट के साथ आपको दोबारा नहीं देखना होगा, आपको सुन के ही याद हो जाएगा कि आपको इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसको देखते साथ ही मार दीजिएगा। तो क्वेश्चन इसका क्या कह रहा था? जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कहाँ लड़ा गया था? आंसर इसका देखते हैं पहले थ्योरी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था। कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नेता ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडनो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पैराडाइज की फ्रांसीसी सेना तथा महफूज खान के नेतृत्व वाली नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स सुपोल की संधि 1748 ईस्वी के साथ हुई, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? मद्रास। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत का शासक कौन था? हम लोग दोस्तों इसका एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो तो एलिजाबेथ थे जो प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था। दोस्तों हमारा आंसर ये हो जाएगा, मुगल शासक अकबर था, जिसका शासन काल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक था। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एक और ये बनता है कि मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ऑप्शन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, तो आपको क्या माना? 1556 से लेकर 1605 तक मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अगला देखते हैं। भारत में पोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। भारत में पोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? हम लोग उसका एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। भारत में पोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था।
इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो भारत में पोर्ट विलियम जो कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे पर जो बना, तो इस किले का निर्माण तो 1781 में हुआ था। इस किला का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो आपको क्या मारना है एग्जाम में? चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेजी के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भी भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग किया जाता था। दोस्तों इसका आंसर हम लोग वापस से क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में पोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। (1505) में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो किस किले का निर्माण किया गया था? सेंट एंजलो फोर्ट। हम लोग इसका थ्योरी भी एक बार देख लेते हैं। सेंट एंजलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर स्थित है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा कराया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। अगला देखते हैं। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो कौन सा युद्ध ऐसा था जो कि उसमें शामिल नहीं था? भारत में अपने नियंत्रण बढ़ाने हेतु जो ब्रिटिश थे और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़ा गया था, परंतु कौन सा ऐसा युद्ध जो उसमें शामिल नहीं? तो इसमें ऑप्शन अगर हम लोग देख लेंगे, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर और एंग्लो बंगला। तो हम लोग पहले एक बार थ्योरी भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन लगाएंगे कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो कि इसमें शामिल नहीं था। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला युद्ध इनमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन दोस्तों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंग्लो बांग्ला युद्ध शामिल नहीं था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में पलासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, आपसे उसमें डेट और ईस्वी पूछा जाएगा। तो वहाँ का क्या हो जाएगा? 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? इसका आपको पूछा जाएगा। जो पलासी का जो युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, तो किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें से नवाब हार गए थे। सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे युद्ध अंग्रेजों से। अगला देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता जमने से पहले, मतलब उसके आने से पहले, मतलब जो आ गए होंगे लेकिन उनका सत्ता जमा नहीं था, तो भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? हम लोग एक बार थ्योरी बार देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। तो इसके ब्रिटिश के सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। इसका आंसर क्या होगा? सूती और रेशम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो कब किया था? इसका ईस्वी क्या है? तो हम लोग एक बार इसको थ्योरी भी पढ़ के एक बार देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। तो कब इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1600 1612। दोस्तों ये
जितने भी मैं भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारा का सारा रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। और आप अगर रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एएलपी, सारा का निचोड़ ये पूरा एक घटना चक्र है। अभी तक रेलवे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों आप ये वीडियो मिस नहीं कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए कि किसी को कोई भी अगर तैयारी कर रहा है रेलवे एनटीपीसी का तो यहाँ से उनको हेल्प मिल जाए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हम लोग बात देख लेंगे एक बार थ्योरी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या है? जॉन कंपनी। तो ऑप्शन कहां पर है इसमें? ऑप्शन बी, जॉन कंपनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा आंदोलन था जो गोवा में पुर्तगाली राज समाप्त हो गया था? तो कौन सा भूमिका था? हम लोग इसका थ्योरी पे वाला देख लेते हैं पोर्शन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो गोवा का जो था वो गोवा का ही आदमी वहां का उसका पुर्तगालियों का राज समाप्त करने के लिए मुख्य भूमिका निभाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा मुक्त आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने अधिकार दिया कि आप यहाँ पे व्यापार करिए? तो इसका पहले हम लोग थ्योरी वर्क देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन मारेंगे। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम और द्वितीय दोनों हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ पे प्रथम कब बोला जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ही मानेंगे हम लोग कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में 28 मार्च 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचाता था भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। दोस्तों हम लोग अभी यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया रेलवे से रिलेटेड, रेलवे में जितना भी एलपी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, स्टेशन मास्टर हो, सारा का सारा क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है रेलवे में, तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे विथ सॉल्यूशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए वीडियो को, जो और का भला हो जाए। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत आया, पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो कब आया था? डेट पूछा है दोस्तों, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन किया तो 1498। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? जो स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? इसका आंसर हम लोग थ्योरी देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियों कॉलोनी स्थापित की थी, जबकि माहे, कराईकल तथा यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया गया। अतः उपयुक्त विकल्पों में गोवा तथा पटना दोनों ही जगहों पर स्वतंत्रता से पूर्व कॉलोनियां नहीं थी। फलस्वरूप दो विकल्प सही है। इस कारण आरआरबी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, इसलिए इसको मूल्यांकन से बाहर, इसका सभी को नंबर 1-1 नंबर मिला होगा।
पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? जो पुर्तगाली व्यापारी थे गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो दोस्तों हम लोग इसका एक बार इसका थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर लगाएंगे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछाएगा, तो वास्को डी गामा जो भारत आया तो दूसरी बार कब आया था? तो आपको क्या मानना है? 1502 ईस्वी को। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और बना कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा आपका कोचीन में। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। जो आदिल शाही से सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 16वीं सदी। पुर्तगाली व्यापारी कब आए थे? 16वीं सदी को। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? जो किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? जो वास्को डी गामा जो जब भारत आ रहा था तो कौन सा जगह पे वो पहले पहुंचा था? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कालीकट नामक एक बंदरगाह था जो इसमें जो वास्को डी गामा ने पहली बार कदम रखा था। तो हम लोग इसका थ्योरी भी पढ़ के देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। वहाँ के राजा, जो वहाँ के जो स्थानीय शासक थे उसको राजा भी बोलते हैं, तो जमोरी ने उसका स्वागत किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में कि जो यूरोपीय कंपनी में जो वास्को डी गामा है, जो भारत 1498 में भारत आए थे, तो उनका सर्वप्रथम भारत की धरती पे उसका स्वागत कौन किया है? तो वहाँ का स्थानीय शासक का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा जमोरिन। स्वागत किया, उसे मसाले, जड़ी बूटियों इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कालीकट एक बंदरगाह है, तो कालीकट पे ही वो पहुंचे थे वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां उतरा था? तो कहां पर उतरा था? पहला ऑप्शन यहां पे हम लोग देखते हैं थ्योरीज का आंसर क्या लिखा है। पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर कप्पडाबू केरल नामक स्थान पर उतरा था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप एनटीपीसी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो, ये आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे इसमें। तो दोस्तों इसका जो घटना चक्र, इसका पूरा रेलवे का जो पोर्शन दिया हुआ क्वेश्चन आंसर के साथ, आप इसको एक बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देखिए और शांति से सुनिए, और इसको याद हो जाएगा, आपको सुन के याद हो जाएगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस सुनिए आराम से और इसको पढ़िए, और जो जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप इसको एक बार क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग उसमें मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस चैनल पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।